अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने फेज लीड फेज लैगिंग पे आपको छोड़ा था। थोड़ा सा स्पीड पकड़ना, जल्दी जल्दी से देखना है यहाँ पे चीज़ें। मैं बताता जा रहा हूँ आपको। कुछ डेफिनेशंस हैं और फिर पाथ डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर आएंगे। जरा जल्दी जल्दी से देखते जाएगा। स्क्रीन के सेंटर पे इस वक्त आपको एक वेव दिख रही है। बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन, बल्कि मैं बाकी वेव ना दिखे इसलिए दिस वन। आपको इस वक्त ये एक वेव नजर आ रही होगी, जिस वेव में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि उसमें जो साइकिल का टाइम है वो फिक्स नहीं है। अच्छा बेटा मैं बात कर लूंगा अभी क्लास के खत्म होने पे। क्लास के खत्म होने पे, क्योंकि आज क्लास का टाइम हमारे पास बात करने को ज्यादा है और टाइम है कम। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी बात कर सकता हूँ सीआई की अपडेट पे, जो कि अपडेट नहीं है, बहरहाल बात कर लेंगे। कंडीशन पे बात कर लेंगे कि क्या है और किस तरह से बच्चों को प्लान करना चाहिए, प्राइवेट को और स्कूल कैंडिडेट्स को किस तरह से करना चाहिए, क्या दिख रहा है, क्या सिनेरियो सेट होगा जाके। फिलहाल अम, देखिएगा यहाँ पे। बेटा मैंने कहा यहाँ पे तुम लोगों को एक वेव दिख रही है। इस वेव में एक नॉर्मल ड्रॉन वेव से फर्क ये है कि इस वेव के अंदर आपको जो टाइम है ना, जो टाइम है वो सेम नहीं है। साइकिल का टाइम यहाँ पे कुछ है, फिर साइकिल का टाइम यहाँ पे बदल गया, फिर साइकिल का टाइम और चेंज हो गया, और चेंज हो गया, चेंज हो रहा है साइकिल का टाइम। साइकिल का टाइम सेम नहीं है। जैसे कि नीचे वाली वेव में दो वेव्स दिख रही है ना इस वक्त। एक वेव है जिसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वेवलेंथ है और एक में नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये विजिबल लाइट होती तो कलर भी चेंज हो रहा होता। क्योंकि आपने विजिबल लाइट में सीखा है कि विजिबल लाइट जो होती हैं वो 0.4 माइक्रोमीटर से उनकी वेवलेंथ स्टार्ट होती है और 0.7 माइक्रोमीटर तक जा रही होती है। इसको 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, जाहिर बात एक ही है। ठीक है। इनमें से ये जो लेफ्ट है, ये सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये रेड कलर की वेवलेंथ है। ये है जो रेड कलर का शेड है ना, ये रेड के लिए वेवलेंथ है। और जो दूसरी वाली है वो ब्लू के लिए है, यानी कि वॉयलेट के लिए है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई वॉयलेट तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल चलें क्लोज टू वॉयलेट। ये हमारे पास एक कलर है, ये इसकी वेवलेंथ है। बताना सिर्फ ये था कि कलर जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर ये कोई विजिबल लाइट है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ बेटा, अगर ये कोई विजिबल लाइट है तो हम कह सकते हैं इसमें कलर चेंज हो रहा होगा और ये एक कलर की नहीं होगी। कलर को क्रोम कहते हैं। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस सोर्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूँ ये जो सोर्स है ये एक कलर इमिट करने वाली सोर्स है। इसमें से अगर लाइट निकलेगी तो उसका कलर सेम होगा, जो भी होगा सेम होगा। ऐसी सोर्स को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। वर्ड साइड में लिखा हुआ है, मैं जरा और क्लियर करके लिख देता हूँ कि ऐसी सोर्स, बेटा देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या लिखा था।
क्या हम कह सकते हैं कि ये ऐसी सोर्स की वेव्स हैं जिसके अंदर से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है? कांस्टेंट, हाँ। इनमें कांस्टेंट वेवलेंथ है, स्पीड तो होती ही सेम है, ज़ाहिर है कांस्टेंट होती है किसी एक मीडियम में। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि सेम कलर होगा अगर विजिबल लाइट होगी, सेम कलर, कांस्टेंट कलर अगर विजिबल लाइट हुई तो, इफ द लाइट इज विजिबल, ऐसी सोर्सेस को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। अगर लिटरल मीनिंग पे जाएं तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब ऐसी सोर्स जो एक कलर की लाइट एमिट करे, ठीक है। लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान से मैं बता रहा हूँ, अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है ऐसी सोर्स जो कि एक कलर की लाइट एमिट करे। लेकिन हमारे लिए वेव्स में जनरली मोनोक्रोमेटिक का मतलब है अ सोर्स दैट इमिट्स वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, एक्सरेज हो या अल्ट्रावायलेट हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उनमें से एक कलर की वेव्स निकलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस। पहली डेफिनेशन बन गई बेटा, टाइम जाया नहीं करना, जल्दी से लिखना। डायग्राम आज बनाने में ना लगना, मैं भेज दूंगा डायग्राम्स, गौर से देखो जल्दी से। इसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो लिख लो अपने पास, ऐसा लिखो कि इफ अ सोर्स emits, if a source emits all the waves, all the waves with the same frequency and same wavelength, same frequency and same wavelength, same frequency and same wavelength, it's known to be monochromatic. It's known to be monochromatic. Right? मैंने कहा बेटा if a source emits, words बदल सकते हैं, मीनिंग वही होगी। नहीं बेटा नया टॉपिक नहीं है, वेव्स ही है, बस जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। फेज डिफरेंस से आगे निकलें, अभी फेज डिफरेंस पे वापस आएंगे। हमने कहा है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या है? अ सोर्स दैट एमिट्स ऑल द वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम कलर। बस कलर उस वक्त जब विजिबल हो। जो मैं लिख रहा हूँ इसकी मैं आपको भेज दूंगा पिक्चर्स, तो अभी कॉपी करने में नहीं लगना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये हो गई मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो फिर नॉन मोनोक्रोमेटिक क्या है? ये जो ऊपर बनी हुई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये है नॉन मोनोक्रोमेटिक। कौन सी वाली? ये जो मैंने ऊपर बनाई है ये है नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो ये सोर्स जो इस वक्त बनी हुई है ये एक नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स बनी हुई है, ठीक है जी, जो यहाँ पे बनी हुई है। और नीचे जो बनी हुई है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो आज तक आपने नहीं, कोई पॉलीक्रोमेटिक नहीं होती, बस मोनोक्रोमेटिक नहीं होती वो, ठीक है ना। तो कह सकते हो, लेकिन ये कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता फिजिक्स में। तो बहरहाल यहाँ पे ये सारी बात हो गई। तो मैंने अभी आपको मोनोक्रोमेटिक की डिटेल बताई है, ठीक है बेटा। अब मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अपनी मेंटेन करके रखनी है, कोई बात आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको एक पिक्चर भेज दूंगा बाद में, इस बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊं। ये डायग्राम है, आई विल सेंड इट टू यू। ये एक पीडीएफ है, गौर से देखना बेटा। यहाँ पे सबसे ऊपर, बल्कि मैं हटा दूं ये सब वरना आपको कंफ्यूज करता है। जब मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा वो ये होगा। ये तो मैंने किसी और ग्रुप के साथ वर्किंग की थी तो वो सारी सामने दिख रही है। दिस इज द डायग्राम ड्रॉन ऑन द पेज, आई विल सेंड यू। वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आपके पास। अच्छा, चलें नाउ स्टार्ट करें बात को यहाँ से। ये बेटा ये पूरा पेज है जो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल सबसे पहले देखो, यहाँ वेव सोर्सेज बनी हुई हैं। नोट करो ये जो वेव सोर्स नंबर 1 है, क्या हम कह सकते हैं वन मोनोक्रोमेटिक है?
वन सोर्स नंबर वन इज मोनोक्रोमेटिक, इसमें जो भी वेव की फ्रीक्वेंसी वो सेम है, ये मोनोक्रोमेटिक है। कहना ऐसे ये तो मोनोक्रोमेटिक है, इसके बराबर वाली भी मोनोक्रोमेटिक है, राइट। और इस पेज पे जितनी बनी है वो सब की सब मोनोक्रोमेटिक है, सबकी फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट्स। इवन जो लास्ट में देख रहे हैं आप, इनमें दो वेव्स बनी हुई हैं 7 और 8। 7 को जब कंपेयर कर रहे हैं तो 7 से ही कंपेयर कीजिएगा। 7 की जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है वो सेम है, 7 का कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है, तो 7 मोनोक्रोमेटिक है। नंबर 8 वो भी मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है ना। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसमें वेवलेंथ सेम हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो मैंने मोनोक्रोम की मीनिंग भी आपको बता दी कि मोनोक्रोम की मीनिंग क्या है, ठीक है ना। ये सब चीज क्लियर हो गई। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि मोनोक्रोम का मतलब क्या है। जब आप कहते हैं मोनोक्रोम, तो मोनोक्रोम स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये है वन कलर, ठीक है। बस ये कि वन कलर, ये सिर्फ विजिबल के लिए नहीं, सबके लिए जनरली है। तो ये सारी मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज हो गई। अब बेटा गौर से देखना, जो नंबर 3 एंड नंबर 4 हैं, ये मोनोक्रोमेटिक तो हैं, साथ साथ में इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। ऐसा है, मोनोक्रोमेटिक हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी एक जैसी हैं। अब इस पे आ जाओ। 5 एंड 6 मोनोक्रोमेटिक हैं दोनों। मैं रेड और ब्लू की बात कर रहा हूँ, दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की भी हैं, सेम वेवलेंथ की भी हैं। 7 एंड 8 कंपेयर करो। 7 एंड 8 दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो अगर हम सारी डायग्राम्स को एक साथ देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 4 5 6 ये सब, यानी 3 4 आपस में एक जैसी फ्रीक्वेंसीज थी, 5 6 की आपस में एक जैसी थी। 7 एंड 8 दोनों मोनोक्रोमेटिक तो हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो अगर दो ऐसी सोर्सेज हों जो मोनोक्रोमेटिक तो हों, लेकिन साथ साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम भी हों, उन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट। मिस ना हो बेटा बात, कोहेरेंट सोर्सेज। ऐसी सोर्सेज जो मोनोक्रोमेटिक तो हो, वो तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज हो कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो डिफरेंट ना हो। यानी मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज या कोहेरेंट सोर्सेज का आसान ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी सोर्सेज। ऐसी सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। चेक कीजिएगा, क्या सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं है, ये दोनों भी कोहेरेंट है, इन दोनों में भी सेम फ्रीक्वेंसी है। सेम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हम कह सकते हैं, सेम वेवलेंथ भी होगी। सेम स्पीड लिखना इसलिए सेंस नहीं बनाता कि स्पीड तो होती ही सेम है, भले वो कुछ भी हो जाए, स्पीड तो मीडियम पे डिपेंड करती है। सेम फ्रीक्वेंसी सोर्सेज, सेम वेवलेंथ सोर्सेज। अच्छा, अब 7 एंड 8 को चेक करें। 7 एंड 8 मोनोक्रोमेटिक तो हैं, लेकिन ये नॉन कोहेरेंट हैं। नॉन कोहेरेंट क्यों है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलती जुलती नहीं है। तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या हम लिख सकते हैं इस बात का मीनिंग हमारे लिए क्या है, इसका मीनिंग है कि ये क्या है, ये है सोर्सेज, बल्कि पूरा लिखते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा कह रहा है 5 6 कोहेरेंट है, व्हाई नॉट, बिल्कुल कोहेरेंट है। चेक करो कैसे। जितनी देर में देखो ये ब्लू वाली वेव अपनी एक वेव पूरी कर रही है, जितने टाइम में अपनी एक वेव पूरी कर रही है, कि आपको नहीं लगता इतने ही टाइम में ये रेड वाली वेव भी अपनी एक वेव पूरी कर रही है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों कोहेरेंट भी हैं। तो बेटा कोहेरेंट होने का मतलब क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी होना, ठीक है। अब कुछ बहुत ध्यान से देखना, मैं कोहेरेंट की एक नई डेफिनेशन बता रहा हूँ जो ज्यादा मीनिंगफुल है और वही एग्जाम में भी लिखोगे। क्या हम कह सकते हैं ऐसी सोर्सेज को हम कोहेरेंट कहते हैं जो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करें। जैसे कि जो फेज डिफरेंस वेव्स में इस पॉइंट के ऊपर है, क्या हम कह सकते हैं वही फेज डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे होगा।
राइट। कोहेरेंट के लिए कोई वर्ड नहीं बेटा, कोहेरेंट ही है बस। इधर देखो जरा, क्या हम कह सकते हैं ये जो 5 एंड 6 हैं ये आउट ऑफ फेस नहीं, स्टार्ट में क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा था, एंड तक ऐसा ही हुआ, जहां देखो क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा है, यानी कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। क्या हम कह सकते हैं मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इधर देखिएगा, चेक करें, इनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है। कैसे, मैं मार्क करता हूं। क्या हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे एग्जैक्टली ये वेव्स एक दूसरे के साथ इन फेज हैं, जस्ट इन फेज हैं, स्टार्ट हुई है दोनों वेव। क्या मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन वेव्स तकरीबन आउट ऑफ फेज हो गई हैं। ठीक है, चेक करो इस पॉइंट पे, एक और पॉइंट बना रहा हूं, कैसे बनाऊं इसे? इस पॉइंट के ऊपर ये वेव्स दोबारा से इन फेज हो गई हैं, दे आर जस्ट इन फेज अगेन। तो क्या ये बार बार इन फेज आउट ऑफ फेज, इन फेज आउट ऑफ फेज हो रही हैं? तो इनका फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है। जबकि ये देखो, एक दफा आउट ऑफ फेज हुए तो बस दे आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज। ये जो 5 एंड 6 है, ये वाली फेज आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री है, तो थ्रू आउट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्रीज है। ठीक है, मैं दो और वेव्स बनाता हूँ कहीं जगह, नहीं यहाँ तो नहीं बन रहा। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अपने मेन डायग्राम पे ही बनाता हूँ। ठीक है बेटा, इसकी पिक्चर तो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, राइट। अच्छा, ये वर्किंग के साथ भी और बगैर वर्किंग के भी, ताकि अपनी वर्किंग खुद करो उस पर। अभी फिलहाल इधर आना। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ कहीं बना लूँ मैं, चेक करना बेटा, देखना यहाँ लिखा है सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम लैम्डा है, सेम पीरियड है, तो ये कोहेरेंट विद ईच अदर है। ठीक है, द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट विद ईच अदर। अच्छा, और देखो कोहेरेंट की डेफिनेशन क्या है, मैं अभी टाइम देता हूँ कॉपी अभी करने के लिए। इफ टू सोर्सेज मेंटेन, पढ़ना बेटा क्या लिखा हुआ है, इफ टू सोर्सेज मेंटेन a constant phase difference, they are known to be coherent with each other, right? अच्छा, इसके बाद और एक और डेफिनेशन लिखी है, वो क्या लिखी है जरा पढ़ो। ये लिखा हुआ है coherent sources emit waves with the same constant frequency and same wavelength, same frequency and same wavelength, right? अच्छा, एक एग्जांपल मैं सिर्फ आपके सामने और बना रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कोहेरेंस के बारे में, कहाँ बनाना चाहिए, अप्रोप्रिएट जगह निकाल लो, यहाँ बना। अगर फॉर एग्जाम्पल चेक करना बच्चों, और टाइम नहीं जाया हो, अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक वेव, वन ऑफ द टू वेव्स कुछ इस तरह से हो, वन ऑफ द टू वेव्स ये बेटा वन ऑफ द टू वेव, राइट। इनको नेम कर दो, कुछ नेम कर देते हैं, जैसे ये हैं, जो ये मैंने बनाई ये वेव ए है। गौर से देखना, अगर हमारे पास एक और वेव बनाऊं मैं, और वो वेव हो, ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये वेव हो, वेव बी, हम कह सकते हैं दे आर इन फेज एंड दे आर ऑलवेज इन फेज। चेक करो, ये दो वेव्स इन फेज हैं एंड दे रिमेन इन फेज, तो क्या हम कह सकते हैं ये भी दो कोहेरेंट हैं, और कोहेरेंस में एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अ, अच्छा, पॉइंट नहीं, मैं पॉइंट दे रहा हूँ बेटा, कॉपी करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, मैं कोई भाग नहीं रहा आगे। सिर्फ मैं वो एक डायग्राम नहीं बनी हुई थी वहां, जो मैंने पेज दिखाया था ना, कि आउट ऑफ फेस का बना हुआ था, आउट ऑफ फेस बाय 90 डिग्री का बना हुआ था, जस्ट इन फेस का नहीं बना हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ ये दो वेव्स इन फेज हैं, दे रिमेन इन फेज, इसलिए दोनों कोहेरेंट हैं। सो पॉइंट आप बिल्कुल लिखेंगे, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा, ये रहा पॉइंट सामने, फिक्र क्यों करते हैं आप, कॉपी करो बेटा सारा चीज। यानी कि if two sources maintain a constant phase difference, they are known to be coherent with each other.
नहीं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं है। किसकी कह रहे हैं? किसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कह रहे हैं नाहिल आप? हाँ, यस बुरहान, कोहेरेंट सोर्सेस, लास्ट डायग्राम, चलो मैं दिखा देता हूँ अभी। अभी दोबारा दिखा देता हूँ, पहले कॉपी कर लें बच्चे। ऐसी दो वेव सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, उन्हें हम कोहेरेंट कहते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है, एग्जाम में क्या लिखोगे आप? लिखोगे ऐसी सोर्सेज जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करें, वी कॉल देम कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये सारी बात थी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं? सेम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंट सोर्सेज एंड ऑल, ये सब क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ पे अगली बात ये थी, ये इसमें कब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बेटा? जितनी देर में रेड वाली वेव की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्या उतनी ही देर में ग्रीन वाली की साइकिल भी कंप्लीट हो रही है? तो दोनों के लिए साइकिल का टाइम तो सेम है, मैं बना और देता हूँ, लेकिन इसमें किस बात की गलती कि हम कह सकते हैं कि रेड वाली वेव जो बनी है उसकी अगर यहाँ से एक साइकिल स्टार्ट हुई है और इस जगह कंप्लीट हुई है, तो ग्रीन के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। जब इनका टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। एम्पलीट्यूड से कुछ नहीं पड़ता फर्क। एम्पलीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद कोहेरेंस। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे बस कोहेरेंस में हमने एम्पलीट्यूड मेंशन ही नहीं किया, बस आगे बढ़ो यहाँ से, ये बात हो गई। अच्छा, जो रिलेटेड डायग्राम्स है मैं आपको भेजूंगा, इसमें से कौन कौन सी सब भेजूंगा, जैसे ये भेजूंगा, ये जितना भी मैंने बात की ना आपसे कोहेरेंस और इसके लिए, वो आई सेंड देम टू यू। ठीक है ना? अब बेटा यहाँ से नई बात पे आ जाओ, टाइम ज़ाया नहीं करो। और एक छोटी सी हमें हेडिंग लेनी चाहिए, और वो क्या है? वो हेडिंग है ये, इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। क्या हेडिंग लोगे? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑपरेशन और जेनरेशन इन फेज। जल्दी आगे बढ़ना बेटा, ऑपरेशन और जेनरेशन इन फेज। ऑपरेशन और जेनरेशन इन फेज। ऑलराइट, जवाब क्या कह रहे हैं आप? सेंड स्नैप्स ऑफ डेली लेक्चर सर, प्लीज गिव मी द लिंक वेर यू। नहीं, किसी लिंक पे नहीं, मैं तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आए होप होंगे, आपने कहा किस लिंक पे मैं स्नैपशॉट्स भेजता हूँ? स्क्रीनशॉट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजता हूँ। तो अफान, आप क्यों नहीं है ग्रुप में? नहीं है तो ऐड हो जाएं। मैं आपको नाम, आपके दोनों सेंटर्स के नाम भेज दूंगा। मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन मैं भी बताता हूँ हाउ टू ऐड योर सेल्फ इन द ग्रुप। लेकिन इतने दिन से जो मैं स्नैपशॉट्स भेज रहा हूँ वो भी नहीं आ रहा है आपके पास, तो कैसे काम चला रहे थे? बहरहाल, अच्छा सही है बेटा, मैं टीसीआर और एम्बिशंस दोनों के बच्चों को दोनों नंबर्स भेज रहा हूँ, जिन पे कांटेक्ट करके आप अपने आप को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैं तो रोजाना के बेसिस पे, आप लोग सामने नहीं है तो बोर्ड से तो कॉपी कर नहीं रहे, स्क्रीन शॉट से ही मैं काम चला रहा हूँ। तो अगर स्क्रीन शॉट्स आप तक नहीं पहुंच रहे थे तो ये तो बहुत मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना चीज़ों को लेकर। चलें बहरहाल, ओके, प्रीवियस इसका वो है स्क्रीन शॉट्स हैं तो बेटर है। बेटा बस काम पे वापस आओ। यस अलीना, बिल्कुल सही बात कि कोहेरेंट होने के लिए, वेव्स को कोहेरेंट होने के लिए एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो या एम्पलीट्यूड सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाएं। मैंने यहाँ पे तीन पिक्चर सामने बनाई हुई हैं आपके, मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ज्यादा सेंस बने। एक मिनट के लिए ऐसे देख लो, फिर वापस से मैं उसी तरह कर दूंगा। इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर तीन वेव्स दिख रही हैं, ये तीनों वेव्स कोहेरेंट हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इसमें दिखाऊं कि एक वेव का टाइम जो है वो 4 डिविजन्स के ऊपर है। देखें, एक वेव का पीरियड, वन साइकिल 4 डिविजन्स पे है। सबके साथ ऐसा ही है। ये भी 4 डिविजन्स के ऊपर है, ये भी 4 डिविजन्स के ऊपर है, वन साइकिल। तो बताइए कि तीनों वेव्स आपस में कोहेरेंट है, ऑल दे आर कोहेरेंट। लेकिन चेक कीजिए, ये स्टार्ट कहां से हो रही हैं? ये वेव्स कहां से स्टार्ट हो रही हैं? उसको जरा हाईलाइट करते हैं, किस किस जगह से स्टार्ट हो रही हैं। कहने से हमारे पास
ये वाली वेव इस पॉइंट पे से स्टार्ट हो रही है, और जो पर्पल वाली वेव है, जो पर्पल से वेव बनाई है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दिस इज द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। अच्छा, भेज दूंगा, ठीक है। और जो ब्राउन कलर से मैंने वेव बनाई है, पता नहीं ब्राउन कलर ही चला गया, बहरहाल जो ब्राउन कलर से मैंने वेव बनाई है, वो वेव है इस जगह। आप अच्छी तरह से देखें, दिस दीज आर द पॉइंट्स जहां से वेव स्टार्ट हो रही है। कोई वेव इनिशियली इमिट होते वक्त अपना ट्रफ इमिट कर रही है। कोई वेव इमिट होते वक्त बेसिकली अपना इस इमिट होते वक्त कोई वेव इमिट होते वक्त अपना क्रेस्ट इमिट कर रही है। कोई वेव इमिट होते वक्त कुछ और, जैसे वो कहीं और से इमिट हो रही है। मीनिंग जो स्टार्टिंग फेज है, स्टार्ट होने के वक्त फेज है, वो वेव्स का डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेव ऐड करूं और वो वेव ऐसे हो, ये भी कोहेरेंट है प्रीवियसली ड्रॉन वेव्स के साथ, ये सब कोहेरेंट है, चारों की चारों कोहेरेंट है। लेकिन नोट करें, पहली वाली वेव स्टार्ट हो रही है जो जिसका स्टार्टिंग फेज जीरो है। मैं कह सकता हूं इसका स्टार्टिंग फेज 0 डिग्रीज है, इसका स्टार्टिंग फेज 180 डिग्रीज है, इसका स्टार्टिंग फेज -90 या 270 डिग्रीज है, जबकि इसका स्टार्टिंग फेज 90 डिग्रीज है। ऐसा है, ये सब वेव्स इन फेज स्टार्ट नहीं हुई हैं, मतलब स्टार्ट ही इन फेज नहीं हुई है। तो हम कहेंगे सब की सब वेव्स इन फेज स्टार्ट नहीं हुई है, या इनकी जो सोर्सेज हैं वो ऑपरेट इन फेज नहीं हुई है, वेव्स जेनरेट इन फेज नहीं हुई है। तो ये सब की सब वेव्स के लिए हम कह सकते हैं दे आर नॉट generated in phase with each other, or they are not or the sources are not operated in phase with each other. मैं कुछ इस तरह करके लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको थिक करते हैं। मैं इन सब की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यानी ये तमाम वेव्स जो इस ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर आएंगी, ये सब की सब वेव्स कोहेरेंट तो हैं, दे आर ऑल कोहेरेंट, द वेव्स आर ऑल कोहेरेंट। लेकिन इन वेव्स का प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट generated in phase और देयर सोर्सेज आर नॉट ऑपरेटेड इन फेज। किसी ने स्टार्ट में कोई फेज दे दिया, किसी ने स्टार्ट में कोई फेज दे दिया। तो हम कह सकते हैं ना इसके लिए कि हमें यहां से दिख रहा है कि all the waves all the waves are coherent, they're all coherent, but they're not generated, they're not generated in phase, or the sources are not uh, एक मिनट प्लीज, or the sources are not operated इन फेज। इनमें से क्या अहम चीज है उसको अंडरलाइन करते हैं। वेव्स आर नॉट generated इन फेज और सोर्सेज आर नॉट ऑपरेटेड इन फेज। अपने लिए आसान करो बात को, तो इनिशियल फेज इनका सेम नहीं है, इनका इनिशियल फेज सेम नहीं है। जरा जरा देखिएगा, ये दो वेव्स हैं जो एक मैंने ब्राउन कलर से बनाई है और एक पर्पल कलर से बनाई है, ये जैसे भी निकल रही हैं, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग फेज एक जैसा है, तो वो इन फेज विद ईच अदर है। तो क्या यहाँ तक की बात को लेके देखना बेटा गौर से एक एक चीज को, यहाँ तक की बात को लेके
मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखो स्क्रीन के सेंटर पे क्या लिखा हुआ है। If the initial phase of the two or more waves is same, the waves are known to be generated in phase or the sources are known to be operated in phase with each other. सही है, क्लियर है बात, यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं, ठीक है, ओके। ये मैं आपको इसकी पिक्चर भेजता हूँ, ठीक है ना। बस आपने अब तक की बात के लिए याद ये रखना है यार, ये 270 अलीना 270 डिग्रीज कैसे किया था मैंने इसको, और मैं दिखा देता हूँ, लेकिन बेटा इन बातों में ना फंसाएं प्लीज, बिल्कुल बेसिक बात है। मैंने कहीं लिख के भी भेजा था आपको एक डायग्राम इसके लिए, इतनी सारी एफर्ट हो रही है ना, ये सारी डायग्राम्स एक एक करके आपको भेजना सीरियसली, और फिर भी आप चीजें मिस कर जाते हैं, क्या करते हैं यार आप लोग। मैं दिखाता हूँ मैंने आपको क्या भेजा था इससे रिलेटेड, आपके पास होगा ताकि उसी से आप अच्छी तरह समझ सकें। चेक कर बेटा सामने, एक वेव में अगर आप फेज इनपुट करें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर मैं स्टार्ट में 0 ले रहा हूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में 0, फिर 90, 180, 270। तो जिस वेव को तुम कह रहे थे समझ नहीं आ रहा, वो वेव स्टार्ट कैसे हो रहा था, जरा देखो, वो वेव ऐसे स्टार्ट हो रहा था। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, इजंट इट दिस पॉइंट 270 डिग्री। दूसरी बात, आ, ये सब मैंने आपको भेज दिया है, तो इसलिए इस पे टाइम मजीद ना लगाएं। अब जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। What is there a difference between the waves and sources? सोर्सेज में डिफरेंस कोई नहीं बेटा, कोई स्टार्ट करते वक्त जैसे एसी जनरेटर होता है, जब आप उसे बंद करते हैं तो उसका जो 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 व्हील है या जो रोटर है वो जहां भी जाके रुकेगा, जब दूसरी दफा स्टार्ट होगा तो वहीं से स्टार्ट कर देगा। मीनिंग अगर वो उसका स्टार्टिंग फेज 0 हो तो 0, और 180 वो डिपेंड करता है स्टार्टिंग फेज। वेव सोर्सेज में कोई फर्क नहीं है, बस जब वो ऑन हुई तो एक ने क्रेस्ट इमिट किया तो दूसरी ने ट्रफ इमिट किया, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो इस तरीके से इन स्टार्टिंग फेज सेम नहीं है, ये जो यहाँ लिख रहे थे ना कि स्टार्टिंग फेज सेम होगा तो हम कहेंगे जनरेटेड इन फेज है, ठीक है। तो कोई एग्जांपल जिसमें वेव्स इन फेज जनरेट हुई हो मैं भी दिखाता हूँ आपको, आप अभी तवज्जो दें। चले मैं दिखा देता हूँ पहले। देखने बेटा, एक पिक्चर है जिसमें मैं अभी बात करूंगा तुम लोगों से, उसमें तुम लोग ऐसा करो सबसे पहले कि अभी सिर्फ देख लो, बाद में इस पे बात भी करेंगे, चेक कीजिएगा। ये तो मैंने दूसरी क्लास के साथ काम किया हुआ है तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। मैं इसको आपके लिए हटा देता हूँ, वरना ये हटाना तो इवेंचुअली है ही। तो चेक करो, ये वेव सोर्सेज हैं बहुत सारी, थोड़ा सा इसको देख के आपको जरूर चक्कर आएंगे, लेकिन इसको पढ़ना है अभी आगे चल के। आप फिलहाल जल्दी जल्दी से देखते जाइए। क्या हम कह सकते हैं वेव की बहुत सारी सोर्सेज हैं, ABCD, ये सब कोहेरेंट हैं, ये सब की सब कोहेरेंट हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज एक जैसी हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब का स्टार्टिंग फेज एक जैसा है। स्टार्टिंग फेज कैसे एक जैसा है, चेक कर लीजिए। ए का जो स्टार्टिंग फेज है वो इस तरह से है, बी का भी बिल्कुल ऐसे ही है, सी का भी बिल्कुल ऐसे ही है। दे आर ऑल जनरेटेड इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। तो दे आर ऑल जनरेटेड इन फेज विद ईच अदर। और ये चीज थी इसके बारे में, ठीक है जी। ये सब कोहेरेंट भी हैं, इन फेज जनरेट भी हो रही है। मैं इस डायग्राम पे बाद में लाऊंगा, लेकिन बेटा भी पहले वापस आ जाओ मेरी पेज के ऊपर जहां मैं काम कर रहा था आपके साथ। ये मैं आपको भेज दूंगा बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आगे बात लेके चल रहे हैं, जरा सा समझिएगा, गौर से देखिएगा। हेडिंग ले लें पाथ डिफरेंस, जल्दी से बेटा हेडिंग ले लो पाथ डिफरेंस, आज की क्लास शायद थोड़ी सी आगे निकल जाए।
लेकिन हेडिंग ले लो अपने पास पाथ डिफरेंस, जरा स्पीड से। पाथ डिफरेंस। अब गौर से देखिएगा, मैं आपके लिए पहले अलग से कर दूं पाथ डिफरेंस, फिर इस बनी बनाई डायग्राम पे ले आऊंगा आपको। पहले आपके लिए अलग से सिखा दूं आपको होता क्या है पाथ डिफरेंस। देखो बच्चों, अगर ऐसे हो कि हमारे पास एक वेव सोर्स यहां से वेव्स एमिट करे और वो वेव्स किसी कॉमन पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे यहाँ पहुंचे, यू कैन कॉल द पॉइंट ए। और ये नहीं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पी, और वेव सोर्स ए एंड बी ले लेंगे। ये पॉइंट जहाँ वो कॉमन मीट करते हैं वो पी है, और ये हमारे पास जो वेव सोर्स था, ये वेव सोर्स था ए। वी हैव अनदर वेव सोर्स बी, जो कि कहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। इस वेव सोर्स बी में से वेव्स निकलती हैं और वो भी पॉइंट पी पे रीच करती हैं। क्या हम कह सकते हैं ए और बी दोनों में से जो वेव्स आएंगी उनको डिस्टेंसेस डिफरेंट ट्रेवल करने पड़ेंगे। ए को जो डिस्टेंस कवर, यानी वेव फ्रॉम ए को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कम होगा, बी को ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो जो इनके डिस्टेंसेस कवर्ड का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, जो वर्ड की मीनिंग है। सो पाथ डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं हम? पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस है difference of the distance is covered of the two waves before they meet at a common point. तो इस पाथ डिफरेंस को डायग्राम में दिखाने के लिए अगर कॉमन पॉइंट पी है, बेटा देखना जरा, अगर कॉमन पॉइंट पी है तो क्या मैं इस कॉमन पॉइंट पी का, अच्छा यही डायग्राम बन जाएगी, आप इसी से समझ लीजिएगा। क्या इस कॉमन पॉइंट पी को यहाँ बनाऊं कि जी ये हमारा पॉइंट है कॉमन पी। पाथ डिफरेंस को ग्राफिकली डायग्रामेटिकली अच्छी तरह देखने के लिए, ये वो कॉमन पॉइंट पी है जहां द टू वेव्स मीट विद ईच अदर। ठीक है जी। अच्छा, ए वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर, ए यहां से ट्रेवल कर रहा था। ये जो बी था, ये ट्रेवल तो आप देख रहे हो कैसे कर रहा था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैं डायग्राम में ये चेंज कर सकता हूँ कि बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और ये भी इसी कॉमन पॉइंट पे पहुंच पा रहा है। देख लेना बेटा, बी का डिस्टेंस ज्यादा है तो जाहिर है वो इस तरह नहीं जा रहे, दे हैव टू मीट एट पॉइंट। लेकिन जो कॉमन मीटिंग पॉइंट है उसके लिए अगर मैं ऐसे बना लूं सिर्फ देखने के लिए कि डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास पाथ डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड निकालना आसान हो गया। क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये है डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बिटवीन द टू वेव्स बिफोर दे मीट एट अ पॉइंट। बेटा इसको पार्ट डिफरेंस कह सकते हैं, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। अब डायग्राम भी आपको मैं भेज दूंगा और लिखता भी हूँ आपके साथ, जल्दी जल्दी से यहाँ पे लिखिएगा मेरे साथ। पार्ट डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं कि द डिफरेंस, साथ साथ लिख लेना, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, the difference of the distances covered by the two waves before
they reach or meet at a common point. उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। सही है, उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक। अच्छा, अगर पाथ डिफरेंस, हमें पाथ डिफरेंस से कुछ आगे डिसीजंस लेने होंगे, तो हम पाथ डिफरेंस को लैम्डा की टर्म्स में भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो दो वेव्स आ रही थी, इन दोनों की वेवलेंथ सेम थी, और इनकी वेवलेंथ क्या थी, इनकी वेवलेंथ दोनों के लिए, ए और बी के लिए, दोनों मोनोक्रोमेटिक थी, कोहेरेंट थी, और इनके लिए वेवलेंथ की वैल्यू थी, एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, इनके लिए वेवलेंथ की वैल्यू थी 2 मीटर्स। ये कोई रेडियो वेव्स हैं और इनकी वेवलेंथ है 2 मीटर्स। ठीक है। और जो पाथ डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड जो है, ये आ रहा है फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 11 मीटर्स। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में ना जाना। पाथ डिफरेंस है 11 मीटर्स। तो अगर पाथ डिफरेंस 11 मीटर्स है, तो हम किस तरीके से पाथ डिफरेंस को ले सकते हैं कि इन वो लैम्डा की टर्म्स में कितना है। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस की वैल्यू को, जरूरत पड़ेगी बेटा के, हाँ, अगर मैं पाथ डिफरेंस की वैल्यू को वेवलेंथ के साथ डिवाइड कर दूं, वेवलेंथ के साथ डिवाइड कर दूं, तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये आ जाएगी पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जैसे कि अगर मैं मेरी एग्जांपल में से पाथ डिफरेंस लूं 11, मैं बेटा वैल्यू बदल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए, और कुछ नहीं। मैं 11 पे ऐसे ही ले लिया था, मैं सिर्फ आसानी के लिए, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, और कुछ नहीं, बदल रहा हूँ वैल्यू। ये वैल्यू है 7 मीटर्स, थोड़ा सा कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये 7 मीटर्स है पाथ डिफरेंस, एक वेव ने 7 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस इज 7 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 2, तो बन गया 3.5। लेकिन इसको लिखना कैसे चाहिए, 3.5 लैम्डा, यानी 3.5 टाइम्स वेवलेंथ। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया था, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड, उसे शो करने के दो तरीके हैं। एक तो वैल्यू शो कर दें सीधी सीधी, 7 मीटर 7 मीटर्स। क्या इसी को हम 3.5 टाइम्स लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास वर्किंग में पाथ डिफरेंस को हमें बहुत फ्रीक्वेंटली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इनफैक्ट हमेशा ही हमें लैम्डा लेना पड़ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेना पड़ जाएगा। तो ये डिटेल है बेटा, तेज तेज अपने पास कॉपी कर लो, जो जो यहाँ से कॉपी करना है। मैं भेज भी दूंगा आपको डायग्राम्स, ठीक है। तेज तेज कर लो बेटा।
कॉपी हो गया बेटा? राइट। अब मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जरा टेंशन से देखना। पार्ट डिफरेंस होता क्या है वो समझ आ गया? नाउ क्या ये कहा जा सकता है कि अगर वेव्स, गौर से सुनना, नई बात कर रहा हूँ, अगर कोई वेव्स कोहेरेंट हों और इन फेज जेनरेट भी हों, तो उनमें फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फेज डिफरेंस आने की सिर्फ एक वजह है, और वो है पार्ट डिफरेंस। मीनिंग जरा देखिएगा, मैं यहाँ बनाता हूँ आपके लिए एक रफ सी डायग्राम, फिर अच्छी डायग्राम पे लेके जाऊंगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास बहुत सारी वेव सोर्सेज हों और वो सब की सब कोहेरेंट हों और इन फेज जेनरेट भी हों, इन फेज उनमें से वेव्स निकलें भी, जैसे एक वेव से फॉर एग्जांपल ये है, एक और वेव जो इसी फ्रीक्वेंसी और इसी वेवलेंथ की है और इन फेज ऑपरेट भी हुई है, इन फेज जेनरेशन भी हुई है उसकी। हाँ बेटा, ये जेनरेट ऑपरेट दो वर्ड है ना, हम कहते हैं वेव्स के लिए कहें तो वेव्स आर जेनरेटेड इन फेज, और अगर सोर्सेज के लिए कहें उनकी, तो सोर्सेज आर ऑपरेटेड इन फेज विद ईच अदर। अब ये दोनों वेव्स जो आपके सामने हैं, ये कोहेरेंट हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, इनके इनिशियल फेज को चेक करो, वो भी सेम है। कैसे? इस वेव का इनिशियल फेज ये रहा, इस वेव का इनिशियल फेज ये रहा, सेम फेज भी है ना, कोहेरेंट भी है और इन फेज ऑपरेटेड भी है, तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आया। कहीं भी देखो तो वेव्स बिल्कुल इन फेज विद ईच अदर है। लेकिन अगर एक और वेव, नोट करो इसको, कि एक और वेव होता जो स्टार्ट कहीं यहां से हुआ होता, इन फेज ऑपरेट भी होता। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। सही, ठीक है, चेक करें, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। इन फेज ऑपरेट भी होता, ऑपरेशन भी इन फेज हुआ, कोहेरेंस भी हो रही है, लेकिन एक पार्ट डिफरेंस आ गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या यूं देखा जा सकता है कि अगर यहां से स्टार्ट करें वेव को, तो एक वेव चेक करना बेटा, ये तीन वेव जो तुम्हारे सामने बनी हुई हैं, इनको अगर मैं नेम दे दूं, वेव सोर्स नंबर 1, यह है वेव सोर्स नंबर 1, वेव सोर्स नंबर 2, और ये है वेव सोर्स नंबर 3। थोड़ा सा अटेंशन देना, और मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, अपने जहन में बिठाना बातें। क्या हम कह सकते हैं ये तीनों की तीनों सोर्सेज कोहेरेंट हैं? तीनों की तीनों सोर्सेज कोहेरेंट हैं, पहली बात। सही है? राइट, समवेयर यहाँ लिखता हूँ। राइट, मैंने पहली बात की है, लेकिन इससे बेहतर कहीं और लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऑल आर कोहेरेंट, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये सब की सब कोहेरेंट है। नंबर 2, क्या हम कह सकते हैं सब की सब इन फेज जेनरेट हुई हैं, इनकी सबकी इनिशियल फेज एक जैसे हैं। ऑल जेनरेटेड इन फेज, जेनरेटेड इन फेज, सबकी सब ऑल आर जेनरेटेड इन फेज। इस पॉइंट को ऐसे होना चाहिए था कि ऑल आर जेनरेटेड इन फेज, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये हम कह सकते हैं कि 1 और 2 जो हैं, उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो फिर उनमें कोई फेज डिफरेंस भी नहीं आया। कैसे? कि इन्हें चेक करो, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चेक करो, जैसे मैं जहाँ डॉटेड लाइन बना रहा हूँ वहां चेक करो, कि हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों के ट्रफ्स आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर जस्ट इन फेज विद ईच अदर। लेकिन नंबर 3 का ट्रफ नहीं आ रहा, क्रेस्ट आ रहा है। क्या इस बात को लेके कहा जा सकता है कि इनमें 1 और 2 इन फेज हैं, हमेशा इन फेज रहेंगी, लेकिन
1 एंड 3 या 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, यानी 1 एंड 2 को दोनों को अगर 3 के साथ कंपेयर करें तो 3 में एक पाथ डिफरेंस है जिसकी वजह से एक फेज डिफरेंस आ गया है। तो क्या यहाँ पे इस बात को लेके कहा जा सकता है कि अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो, इन फेज जेनरेटेड हो, अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो और इन फेज ऑपरेटेड हो, तो फेज डिफरेंस की वजह पाथ डिफरेंस होता है। यानी पाथ डिफरेंस इज ओनली रीजन कि वेव्स में फेज डिफरेंस आ जाए अगर वो इन फेज ऑपरेट हुई हैं और कोहेरेंट भी हैं। तो इससे बेहतर डायग्राम यहाँ बनी हुई है, लिखा हुआ भी है, मैं दिखाता हूँ, उसे कॉपी करना, हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखना बेटा, ये जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है उस तरह की डायग्राम साइड में बनी हुई है। चेक करो क्या लिखा हुआ है, जरा इसको चेक करो क्या लिखा हुआ है इधर। यहाँ लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द टू वेव्स बिफोर दे मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तुम लोग लिख चुके हो। इसके बाद जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि इफ द टू वेव्स, जिसको मैं येलो से अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, येलो से इसको शेड कर रहा हूँ, देखना, इफ द टू वेव्स आर कोहेरेंट, if the two waves are coherent and generated in phase, the only cause of the phase difference between the waves is their path difference. चलो शाबाश, लिखना शुरू करो इसको। पहला वाला पॉइंट जो बेटा ब्लू के अंदर हुआ हुआ है वो तो आपने करा हुआ है, इसको कहीं अपने पास लिखे हैं कि जो सामने लिखा हुआ है, if the two waves are coherent and generated in phase with each other, the only cause, the only reason of the phase difference between the waves is their path difference. डन हो गया बेटा? सही हो गया, समझ में आ गया? अब बच्चों बहुत सारा ध्यान देना बेटा, यहाँ चीजें अब थोड़ी सी तंग करने वाली आ सकती हैं, जरा गौर से देखना। ए एंड बी, मैं मेन डायग्राम पे ले जाने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। डायग्राम्स कॉपी नहीं कर पाओगे जल्दी जल्दी में, मैं भेजूंगा, उन्हें कॉपी करना अपने पास, सिर्फ सुनते जाओ, और अगर उस पर क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बताते जाओ। आई ट्राई टू कीप माई पेस स्लो। जरा गौर गौर से सुनना। इस वक्त सामने आपके दो वेव्स दिख रही हैं, ए एंड बी। क्या देख पा रहे हो इन दोनों में पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 है? इन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है? कितना पाथ डिफरेंस है? लैम्डा अपॉन 2। चेक करो क्या ये वेव्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो गई हैं? क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा है और फिर आगे जाके ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर आएगा, क्रेस्ट ऑन ट्रफ, ट्रफ ऑन क्रेस्ट, ऐसा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, पाथ डिफरेंस ने वेव्स को कंप्लीटली आउट ऑफ फेज कर दिया। अच्छा एक मिनट, इधर देखो, इस वक्त सामने देखना, इस वक्त आपके सामने जो पाथ डिफरेंस है वो, मैं थोड़ा सा इसको, यस, जबरदस्त। चेक करना बेटा, ये ए और बी वही डायग्राम है जो वहां बनी हुई थी। अब बहुत ध्यान से, बहुत टेंशन से, बस मुझे कलर सेम मिल जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में चेंज आया है, इसके कलर्स चेंज हुए हैं। अच्छा चलें, खैर काम चलाते हैं। ये रहा ब्राउन जैसा। चेक करना बेटा, ए और बी दो वेव्स हैं, इस वक्त इनमें पाथ डिफरेंस कितना है? इनमें पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन 2। कहाँ है वो लैम्डा अपॉन 2? वो लैम्डा अपॉन 2 ये रहा, जो कुछ देर पहले भी देख रहे थे, लैम्डा अपॉन 2। चेक करो कि हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वेव्स में पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन 2, तो इस वक्त ये कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हैं। जहां एक वेव का ट्रफ आ रहा है
वहां दूसरी वेव का क्रेस्ट आ रहा है, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। अब देखते रहना बेटा, मैं चेंज करूंगा डायग्राम में। अगर ये वेव मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसे स्टार्ट हुआ होता, तो गौर से देखो बेटा, इस वक्त पार्ट डिफरेंस कितना है, कि हम कह सकते हैं इस वक्त जो पार्ट डिफरेंस है ना, वो है 1 कंप्लीट लैम्डा प्लस लैम्डा पॉइंट 2। गौर से देख लो, ए और बी को कंपेयर करो। ए स्टार्ट हुआ है जहां से, बी उससे पहले से स्टार्ट हो गया है। ए और बी में कितना फर्क है, कितने डिस्टेंस का फर्क है, वो है लैम्डा पॉइंट 2, सॉरी 1.5 लैम्डा, 3 लैम्डा पॉइंट 2, ऐसा है। अगर ये 3 लैम्डा पॉइंट 2 है, पहले हाफ लैम्डा था, अब 3 लैम्डा पॉइंट 2 है, यानी पहले 0.5 लैम्डा था, अब 1.5 लैम्डा है। चेक करें कि हम कह सकते हैं वेव्स तो अभी भी आउट ऑफ फेज है, वही का वही रहा, ऐसा ही है। इसका मतलब अगर पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा था तो वेव्स वर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। अगर ये 1.5 लैम्डा हुआ, वेव्स आर स्टिल आउट ऑफ फेज। चेक करना। अब देखो कि हम कह सकते हैं अब एक लैम्डा और बढ़ गया, यहां से स्टार्ट हो रही है ये। अब कितना पार्ट डिफरेंस है, 2.5 लैम्डा। कैन वी से नाउ द वेव्स आर स्टिल आउट ऑफ फेज। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी दो वेव्स के दरमियान में पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा एंड सो ऑन हो, इसी तरह से हो, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वेव्स विल गो कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। वेव्स इसी तरह से चलता रहे तो हम कह सकते हैं वेव्स विल रिमेन कंप्लीटली आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। यस, तो हमारे पास अगर ऐसा हुआ तो वेव्स हमेशा एक दूसरे से आउट ऑफ फेज रहती हैं कंप्लीटली, क्रेस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर आता है, राइट। बेटा यहाँ भी देख लो, बस जहां से अब एक बात पुरानी बार बार नहीं पूछो, वेव्स इन फेज जेनरेट होने का क्या एविडेंस है। स्टार्टिंग फेज सेम होगा यहाँ अब तो मैंने बदल दी डायग्राम, लेकिन पहले देख लो, अगर यहाँ से मैं कहूँ इस डायग्राम में, तो इसका स्टार्टिंग फेज ये रहा और इस वेव का स्टार्टिंग फेज ये रहा, सेम तो है, जेनरेटेड इन फेज है, लेकिन फाइनली फिर इन फेज नहीं है क्योंकि पार्ट डिफरेंस आ गया है। बस अब जिस बात पे तवज्जो देनी चाहिए वो आप इधर उधर करवा देते हैं। तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि जब पार्ट डिफरेंस हो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5, 3.5, 4.5, तो वेव्स कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाती हैं। ठीक है, सही है ना। अब एग्जांपल नंबर 2 है, जरा इधर चेक कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 है, ये है वेव्स आउट ऑफ फेज, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। बेटा इधर देख लेना इस डायग्राम में जो बनी हुई है, मैं पहले जो इसमें से चीजें हैं वो इरेज करूँ। देखो, ये एक वेव सोर्स है, ये एक वेव सोर्स है एक्स और एक वेव सोर्स है वाई, इधर से स्टार्ट हो रही है। इस वक्त इनमें कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, दोनों इन फेज ऑपरेट हुई हैं। बार बार बच्चे एक बात पूछ रहे हैं, ये इन फेज ऑपरेट हुई है, इसका स्टार्टिंग फेज जो होगा वही इसका भी स्टार्टिंग फेज है, दे आर इन फेज ऑपरेटेड। और इनमें इस वक्त जो दिख रही है तुम्हारे सामने पिक्चर, तुम्हें सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है, इन दो वेव्स में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, जहां से दिखा रहा हूं वहां कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, दे आर इन फेज। क्रेस्ट इज ऑन क्रेस्ट, क्रेस्ट इज ऑन क्रेस्ट, तो दे आर ऑलवेज इन फेज। मैं कह रहा था अगर ये जो वेव बनाई है मैंने, ये वेव यहाँ से ना स्टार्ट हुई हुई होती और ये स्टार्ट हुई हुई होती यहाँ से, जहाँ पे अब दिख रही है आपको, तो हम कह सकते हैं अब इनमें पाथ डिफरेंस कितना है, इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस हो गया है 1 लैम्डा। चेक कीजिए, पाथ डिफरेंस कितना हो गया है, 1 लैम्डा। तो वेव्स आर स्टिल इन फेज, वेव्स अभी भी इन फेज हैं जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है। अगर यही पाथ डिफरेंस आपके पास, ये वेव यहाँ से ना स्टार्ट होता, ये वेव यहाँ से स्टार्ट होता, तो इस वक्त इनमें पाथ डिफरेंस कितना है एक्स और वाई में, पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा, वेव्स दोबारा से इन फेज हैं। क्या इस पूरी स्टोरी को जनरलाइज करके,
पूरी स्टोरी को जनरलाइज करके स्क्रीन के बॉटम पे देखना क्या लिखा हुआ है। बेटा लेस देन वन नहीं ना, यहाँ देखो तो सही, तो ये 1.5 लेस देन वन कब हुआ, मोर देन वन हुआ ना। देखो उधर गौर से देखो क्या है, मैं डिटेल कर रहा हूँ, वन बाय वन डिटेल करता हूँ फिर एक साथ दिखाऊंगा। क्या हम कह सकते हैं, हमने पहले ये सीखा था कि इफ द टू वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, बाय कंप्लीटली आउट ऑफ फेज का मतलब क्रेस्ट रफ के ऊपर आ जाए, द पार्ट डिफरेंस इज फॉर टू वेव्स विच आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा अपॉन टू। आप देख रहे होगे मैं हाईलाइट करता हूँ, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा अपॉन टू, या फिर 3 लैम्डा अपॉन टू, या इसी तरह से 5 लैम्डा अपॉन टू, या पार्ट डिफरेंस होगा 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा। ऐसा हुआ तो वेव्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाएंगी। लेकिन इसके नेबर में देखो, अगर ऐसा हुआ कि if the two waves are always in phase with each other, crest on crest, trough on trough, अगर ऐसा हुआ तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस होगा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसी तरह से n लैम्डा, वेयर n इज एन इंटीजर। ऐसा है। इस बात को मैं जनरलाइज करूं अगर, तो मैंने बॉक्सेस बनाए जिसमें बहुत सारा सीखने को है भाई, मिस नहीं करना इस वक्त। क्या ये कहा जा सकता है, बॉक्स के अंदर पढ़ रहा हूं, इफ द टू वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, बाय कंप्लीटली आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, crests fall on troughs and vice versa। ये एक्स्ट्रा लिखा आपके लिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस होगा n प्लस हाफ लैम्डा। बेटा n प्लस हाफ लैम्डा का मतलब क्या है, n प्लस हाफ लैम्डा का मतलब है n होगा इंटीजर, n हो सकता है 1, n हो सकता है 2, 3, 0 से लेके कुछ भी। तो अगर पार्ट डिफरेंस है n प्लस हाफ लैम्डा यानी कि 0.5, 1.5, 2.5, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, ये होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस 1 पाई, यानी कि पाई 3 पाई। ठीक है। सिमिलरली अगर पार्ट डिफरेंस हुआ हमारे पास, चेक करो, इफ द वेव्स आर जस्ट इन फेज विद ईच अदर, जिसका मतलब क्या है, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, एंड ट्रफ ऑन ट्रफ। अगर ऐसा है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस होगा n लैम्डा, यानी कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और फेज डिफरेंस कितना होगा 2n पाई, यानी कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। देखो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवाज कट रही है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा देखना। मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर पार्ट डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, सब आ जाएगा आपके पास, आप सिर्फ तवज्जो रखना अपनी यहाँ पे। अगर पार्ट डिफरेंस जीरो हो तो फेज डिफरेंस जीरो है। अगर पार्ट डिफरेंस, देखते जाना बेटा मैंने क्या लाइन पढ़ी है, कि अगर पार्ट डिफरेंस जीरो हो तो फेज डिफरेंस जीरो है। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई, जिसको फिर से 2 पाई फेज डिफरेंस क्या होता है, इन फेज विद ईच अदर। अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाए तो फेज डिफरेंस 4 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा हो जाएगा तो फेज डिफरेंस 6 पाई। वन कंप्लीट वेव का फेज होता है 2 पाई, आधी वेव का फेज होता है सिर्फ पाई, 180 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं इस वक्त अगर पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो फेज डिफरेंस जीरो होगा। अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा तो फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा तो फेज डिफरेंस 4 पाई। वन वेव का 2 पाई फेज डिफरेंस है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो साइड में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वेव्स, बेटा क्या लिखा है देखना, वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर, इनके पार्ट डिफरेंस की वैल्यू को हम लिख सकते हैं n लैम्डा, यानी कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जिसमें n की वैल्यू इंटीजर है, और फेज डिफरेंस की वैल्यू है 2n पाई। खुद देख लो, जब n को 1 करोगे, या सबसे पहले तो n को 0 करोगे तो हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, n को 0 करेंगे तो हमारी कंडीशन नंबर 1 बन जाएगी, जब पार्ट डिफरेंस भी 0 है, फेज डिफरेंस भी 0 है।
n को हम 1 कर देंगे तो हमारी सेकंड कंडीशन बन जाएगी जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा और फेज डिफरेंस 2 पाई। n को 2 कर दोगे तो थर्ड बन जाएगी, n को 3 कर दोगे तो फोर्थ बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ इधर। अगर पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा हो, बेटा मैं इंटरनेट देख लेता हूँ मेरे पास सही कनेक्टेड है या नहीं है, बाकी तो और तो कुछ मैं चेक नहीं कर सकता। यहाँ से तो सही दिख रहा है, कोई नोट वो आ जाता है वैसे इनका कि अगर डिस्कनेक्शन, तुम्हारे पास शायद कोई डिस्कनेक्शन होगा। तो बहरहाल इस वक्त बहुत क्रिटिकल, बहुत तंग करने वाली बातें हो रही हैं। तंग करने मतलब ये बहुत परेशान करती हैं बच्चों को। वेव्स में अगर कुछ मुश्किल है सीरियसली, तो वो ये वाला सेक्शन है जो अभी पिछले 2 दिन से तुम लोग कर रहे हो। बस इस पे तुम लोग अटेंशन देना। अगर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू अगर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 0.5 लैम्डा, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई रेडियन, जिसको 180 भी कह सकते हो। अगर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 1.5 लैम्डा, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 3 पाई। अगर ये 2.5 लैम्डा, तो फेज डिफरेंस 5 पाई। और इन तमाम कंडीशन में हम कह सकते हैं वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ, ट्रफ ऑन क्रेस्ट। पार्ट डिफरेंस होगा n प्लस हाफ लैम्डा और फेज डिफरेंस होगा 2n प्लस 1। ये बच्चों को मुश्किल लगता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये n प्लस हाफ लैम्डा का क्या चक्कर है। बेटा n की वैल्यू जब 0 होगी तो पार्ट डिफरेंस क्या बनेगा, 0 प्लस हाफ लैम्डा। n की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा 1 प्लस हाफ लैम्डा। n की वैल्यू 2 होगी तो बनेगा 2 प्लस हाफ लैम्डा। ये वैल्यूज क्या बनेंगी देखते हैं। ये पहली वैल्यू बनेगी लैम्डा पॉइंट 2, दूसरी वैल्यू बनेगी 3 लैम्डा पॉइंट 2, थर्ड वैल्यू बनेगी 5 लैम्डा पॉइंट 2। यानी कि ये बनी 0.5 लैम्डा, ये बनी 1.5 लैम्डा, ये बनी 2.5 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आ जाए फेज डिफरेंस का क्या रिलेशन है। फेज डिफरेंस को कहा गया 2n+1 पाई। 2n+1 पाई, पाई 180 होता है, भूलना नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं n को 0 रख दूं तो क्या ये हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 × 0 + 1 टाइम्स पाई। ये क्या बनेगा, इट इज ओनली 1 पाई। अगर मैं n को 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2 1s are 2 + 1 यानी कि 3 पाई। सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू नेक्स्ट 3, ये हो जाएगा, अच्छा मैंने वन, हाँ 1 रखा है ना, 1 रखा। अब मैं रख रहा हूँ 2, सॉरी n की वैल्यू 2 रखना है मुझे। n की वैल्यू मैंने 2 रखनी है तो ये हो जाएगा 2 × n की जगह 2 + 1 पाई, ये बन जाएगा 5 पाई। ठीक है, तो जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0.5 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 1 पाई है। जब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 1.5 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 3 पाई है। ये सब लिखा हुआ है, साफ सुथरा हो गया। और फिर ये इसी तरीके से हो। ठीक है बेटा, मैं इसको तो करता हूँ इरेज क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इससे बहुत साफ सुथरा मैंने वहां लिख के दिया है, नीट, और एक एक चीज ऑर्डर में है। तो जरा देख लेना एक दफा इसको बड़े पिक्चर में लाके कि क्या है। ये है डिटेल, ये है वो जिसके लिए पिछले 2-3 दिन से मेहनतें हो रही हैं। पिछली 2-3 क्लासेस से इसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये आपको कन्वे हो जाए सही से। सही है, और मैं इसको सही करके भेज दूंगा आपको, बेफिक्र रहें। अगर इसमें से कुछ कम हुआ है, जो कि दिख रहा है कि कम हुआ है, मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे। वेव्स इन फेज, वेव्स इन फेज आई कंप्लीटेड। इसके बाद यहाँ पे अटेंशन दो बेटा, अटेंशन दो, अटेंशन दो। ठीक है ना, ये सारा हमारे पास केस था। इस केस को हमने समराइज किया अभी, और मैं इसको आपको इसकी प्रिंट भेज दूंगा, यानी इसकी स्नैपशॉट भेज दूंगा। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, थोड़ा सा देख लेना। ये जो हम कह रहे हैं ना पार्ट डिफरेंस, बेटा इसको खत्म नहीं कर सकते अनस, अभी आपकी फरमाइश पे मैं रोक नहीं सकता अभी बेटा, क्योंकि ये जरूरी है कि पूरी हो बात। तो अभी थोड़ा सा
अच्छा, थिंग्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। वैसे तो मेन ये है डायग्राम, लेकिन मैं तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए इसको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, बेफिक्र रहो। आप सभी के लिए जरा टेंशन से देखिएगा। कुछ नया नहीं है बेटा, जो अभी कराया है उसी की रिवीजन है, अटेंशन रखिएगा। अगर एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक वेव फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आगे बनाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक भी कहा। इन दो वेव्स में चेक करो कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो पाथ डिफरेंस है दो वेव्स में, पाथ डिफरेंस वो है लैम्डा अपॉन 2। इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस है पाई रेडियन। अगर यही वेव जो मैंने दूसरी बनाई है यहाँ से नहीं बल्कि पीछे से स्टार्ट हुई हुई होती, यानी कि इधर से स्टार्ट होती, तो इस वक्त इनमें पाथ डिफरेंस कितना हो गया इंक्रीज होके? 3/2 लैम्डा। इस वक्त इनमें फेज डिफरेंस कितना है? अगर किसी को मसला हुआ था तो दोबारा देख लेना बेटा। क्या हम कह सकते हैं आधी वेव का फेज पाई होता है? अनदर पाई, अनदर पाई। मतलब ये भी पाई रेडियन है, ये भी पाई रेडियन है, ये भी पाई रेडियन है, ये भी 180 डिग्रीज है, ये भी 180 डिग्रीज है, और ये भी 180 डिग्रीज है। तो हम कह सकते हैं कि अब फेज डिफरेंस कितना हो गया है? अब फेज डिफरेंस हो गया है 3 पाई। यार इससे ज्यादा बच्चों के स्टाइल में नहीं सिखा सकता, देखते जाना। अगर हमारे पास ये वेव यहाँ स्टार्ट नहीं होता और ये वेव इससे भी पीछे से कहीं से स्टार्ट हो रहा होता और ये वेव यहाँ से स्टार्ट होता फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे ख्याल में अब इनमें पाथ डिफरेंस कितना है? इनमें पाथ डिफरेंस है 5/2 लैम्डा। है ऐसा? 5/2 यानी कि 2.5 लैम्डा। अगर ये 2.5 लैम्डा है, नहीं यहाँ पूरा करूंगा मैं, सुनो पूरा, ये हो जाएगा 5 पाई। तो बेटा आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे मैथमेटिक्स में, ये बताइए जो मैंने लिखा है इस बबल के अंदर, क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि इसमें पाथ डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है? पाथ डिफरेंस चेंज हो रहा है n+12 लैम्डा, ये है पाथ डिफरेंस की वैल्यू। n+12 लैम्डा यानी n कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, तो ऊपर वाली वैल्यूज बनती जाएंगी। ऐसे में फेज डिफरेंस क्या बन रहा है? गौर से देखो, फेज डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना? ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, जिसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। n की वैल्यू जरा 0 रखो, इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा 1 पाई। n की वैल्यू 1 रखो 3 पाई, n की वैल्यू 2 रखो 5 पाई। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा केस? जब वेव्स आउट ऑफ फेज है। अगर वेव्स इन फेज होती हैं, एफर्ट दोबारा हो रही है, लेकिन मैं बस इस पे खत्म नहीं करना चाह रहा कि नहीं जी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोबारा देखेंगे इसको। इसके बाद तो बस अप्लाई करना है बेटा। मैंने आपसे कहा था कि मैं सारी मेहनत एक स्पेसिफिक चीज के लिए कर रहा हूँ, और वो है फेज डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग, पार्ट डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्टेशनरी वेव्स वहां जाएं तो इनको ये इतना क्लियर हो कि हम डायरेक्टली अप्लाई करें। जल्दी से देख लेना, वन ऑफ द वेव्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो में से एक वेव कुछ ऐसे है, जो दूसरी वेव है फॉर एग्जाम्पल वो भी यहीं से स्टार्ट हुई है। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 है, फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर जो सेकंड वाली वेव है वो यहां से स्टार्ट ना होती, वो यहां से स्टार्ट होती, तो इसका मतलब अब इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो आ गया है 1 लैम्डा। अच्छी तरह देख लेना। और फेज डिफरेंस कितना आ गया है? 2 पाई। कैसे 2 पाई आ गया है? अच्छी तरह देख लो, बच्चों की तरह देख लो, ऐसे ही खुश होते हो ना तुम लोग। एक हाफ वेव, एक और हाफ वेव, एक हाफ वेव का फेज पाई है, इसका पाई है, तो इस वक्त कितना फेज डिफरेंस हो गया? और अगर मैं ऐसे करूं 180 180 तो 360 बनता है टोटल। ठीक है, तो इस वक्त दोनों वेव्स में 1 लैम्डा का फेज डिफरेंस, सॉरी 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस और 2 पाई की फेज डिफरेंस है। अगर ये जो पहली वेव है, ये हमारी सेकंड वेव, ये यहाँ से स्टार्ट ना हुई भी होती और ये यहाँ से स्टार्ट हुई भी होती, तो चेक करो इस वक्त इनमें
क्या पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा और फेज डिफरेंस 4 पाई है? इसी तरीके से ये वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हुई हुई होती तो इनमें पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा और फेज डिफरेंस 6 पाई। इस चीज की मैथमेटिक्स बनाओ, जनरल इक्वेशन बनाओ, तो हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस की जो इक्वेशन बनेगी, नहीं अब बात पूरी होगी। पाथ डिफरेंस की वैल्यू, अब आप कह रहे हैं हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, अब पूरा होने दो ना। पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी कि हम कह सकते हैं अब ये एन लैम्डा है, और जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी, फेज डिफरेंस की वैल्यू वो इस केस में क्या होगी, वो होगी 2n पाई। गौर से देखो, n को सबसे पहले 0 रखो तो दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। उसके बाद n को 1 रखो तो ऊपर वाली पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 1 लैम्डा, फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई। n को 2 रखोगे तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 2 लैम्डा, फेज डिफरेंस की वैल्यू 4 पाई। तो बदतमीजों, ये सारी बात इतनी सफाई से, इतनी तरीके से यहाँ मैंने बताई तुम्हें, और फिर तुम कहते हो कि इसको दोबारा बताएं। अच्छा बहरहाल, वो जो मैं कॉपी करवाना चाह रहा हूँ, जो आपको आपको देना चाह रहा हूँ, वो है बेटा ये, बस ये मिस ना हो, ये समझ लो पिछले 3-4 क्लासेस का हमारा डिटेल्ड रिजल्ट है। अनस अहमद, बेटा मुझे मिलो किसी दिन, तुम तुम्हारी पिटाई करनी है। पार्ट डिफरेंस में लैम्डा लगा हुआ है, फेज डिफरेंस में पाई लगा हुआ है, क्या कर रहे हो? पाथ डिफरेंस इज 1 लैम्डा तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई। ये दो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है? चलो, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है बेटा, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं यहाँ से। तो ये मैं आपको जरूर भेजूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप लीव करें आज, स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ लेकिन आज की चीज का कंक्लूजन सामने लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे दो बातें मैं ऐड कर रहा हूँ, वो सुने बिना नहीं लॉग आउट करना, जरा इधर गौर से देख लो। यहाँ लिखा है कि अगर वेव्स आउट ऑफ फेज हो तो दो तरीकों से बात लिखी जा सकती है। n प्लस हाफ लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए, पार्ट डिफरेंस को n प्लस हाफ लैम्डा भी लिख सकते हैं, और पार्ट डिफरेंस को n माइनस हाफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। बस फर्क ये है कि जब n प्लस हाफ लैम्डा लिखेंगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 भी हो सकती है। और जब n माइनस हाफ, क्योंकि कुछ पेपर्स में n माइनस हाफ है, तो पता होना चाहिए कि अगर ये n माइनस हाफ हुआ तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वो 1 से फिर स्टार्ट होगी। ये मैंने लिख दिया, भेज दूंगा इसको भी। और जो दूसरी चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ बिफोर यू लीव फॉर टुडेज क्लास, वो है ये, जरा देखिएगा, ट्राई कि आपको सब नजर आ जाए, मैं भेज भी दूंगा, और टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे इस पे। लेकिन बहुत रिवाइज करने की जरूरत है नेक्स्ट क्लास से पहले। जो उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो ना कि पार्ट डिफरेंस का डबल फेज डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस लेमडा की मल्टीपल्स होती हैं, फेज डिफरेंस पाई के मल्टीपल्स होते हैं। अभी इधर देखिएगा, यहाँ ए से लेके एफ तक 6 वेव्स बनी हुई हैं। ये जो 6 वेव्स आपके पास बनी हुई हैं, इन 6 वेव्स में सब इन फेज ऑपरेट हुई हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, अभी फिलहाल पूरी बात तो नहीं कर पाऊंगा, टाइम हो गया है, और बस खत्म करूंगा जल्दी से। देख लो बेटा, ए और बी के दरमियान में पार्ट डिफरेंस कितना है, यह है हाफ लैम्डा, दे वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। ए और सी में पार्ट डिफरेंस कितना है, इट इज 1 लैम्डा एंड दे आर जस्ट इन फेज। ए और डी में पार्ट डिफरेंस है 1.5 लैम्डा एंड दे वेंट आउट ऑफ फेज अगेन। ए और ई में पार्ट डिफरेंस है 2 लैम्डा एंड दे आर इन फेज अगेन। और उसके बाद ए एंड एफ में पार्ट डिफरेंस है 2.5 लैम्डा एंड दे वेंट आउट ऑफ फेज। तो जब जब पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा, वेव्स आर इन फेज। और जब भी वो 0.5 1.5 2.5 3.5, द वेव्स विल गो आउट ऑफ फेज। ठीक है बेटा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल करवा दूंगा, तुम लोगों को भेज भी दूंगा। अब सीआई की अपडेट की बात, बस 2 मिनट और सुन लो, ये कुछ बच्चे सीआई की अपडेट के लिए बहुत परेशान है, तैयारी है नहीं, एग्जाम की फिक्र हो रही है सबको। सुनो, इशू ये है, गौर से देखना, कि सीआई की अपडेट बेटा ये है कि अब तक सीआई ने जो कल अपडेट आई है, जो ईमेल स्कूल्स को आई है और रजिस्टर्ड सेंटर्स को आई है, उस डिटेल के हिसाब से
जो हमारे पास एग्जाम था वो तो जाहिर नहीं हो रहा है। कोई नवंबर सीरीज से भी पहले कोई प्रीपोन या पोस्टपोन करके वो करें, वो भी वो उन्होंने इनकार कर दिया है। कोई नई सीरीज नहीं होगी एग्जाम की। अब दो ही ऑप्शन बच्चों के पास बचे हैं जो उनके हिसाब से, एक तो है कि वो नवंबर एग्जाम में अपना एग्जाम दे दें। उनमें यूनिवर्सिटी एडमिशन्स फंसते हैं क्योंकि यूके और की यूनिवर्सिटी ज्यादातर वो होती हैं, यूके और यूएस की यूनिवर्सिटीज को अर्ली एडमिशन चाहिए होते हैं, यानी अर्ली रिजल्ट चाहिए होते हैं, एएस का रिजल्ट चाहिए होता है। लोकल यूनिवर्सिटीज के लिए भी मजबूरी हो जाएगी, फंस जाएंगे, जो बच्चे A2 दे रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो नवंबर में एग्जाम देना बहुत आइडियल नहीं है सबके लिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि फोरकास्ट ग्रेड के ऊपर। अब बच्चे ये समझ रहे हैं कि फोरकास्ट ग्रेड का मतलब है कि जिस टीचर को उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा मक्खन मारा होगा वो टीचर उनको A स्टार दे देगा और वो कैम्ब्रिज चुपचाप लेके A स्टार आपको दे भी देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टीचर से एविडेंसेस मांगेंगे, और एविडेंसेस कुछ ऐसे नहीं होंगे कि टीचर बोले जी मैंने एक दिन इसके साथ बैठा था तो ये बहुत अच्छा है फिजिक्स में तो इसको A स्टार दे देना चाहिए। एविडेंसेस का मतलब क्लियर एविडेंसेस होंगे जो कि डॉक्यूमेंटेड टाइप के होंगे, कोई पोर्टल टाइप होगा, कोई हमारे पास रिजल्ट की डिटेल होगी, जैसे कि लाइसियम में या जैसे कि केजीएस में और नेक्सर में बच्चों की ट्रांसक्रिप्ट सेट होती है। बाकी स्कूल्स में भी होती है, सिटी स्कूल बीकाना उसमें भी ट्रांसक्रिप्ट सेट होती है, लेकिन बहुत बच्चे केयरफुली उसे करते नहीं है, चौकीदारों का रोक। तो इस वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो बच्चों के बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं हो रहे होते। अब पूरे शहर में कोई भी बच्चा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो उसके टेस्ट मार्क्स थे उनके ऊपर उसको असेस करके उसका ग्रेड बना दिया जाए, क्योंकि टेस्ट मार्क्स तो बच्चे बहुत केयरलेसली दे रहे होते हैं। टेस्ट मार्क्स बच्चे यूजुअली नहीं आए हुए होते। इस वजह से ये समझ लेना कि हमने टीचर बहुत पसंद करता है, बहुत हंस हंस के बातें करता है तो हमारा A स्टार आने वाला है, याद रखें बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एविडेंस देने पड़ेंगे, क्लियर डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस देने पड़ेंगे जिनको फोरकास्ट ग्रेड्स के ऊपर जाना है। उन्होंने फर्दर प्राइवेट कैंडिडेट के लिए उन्होंने कोई इतनी अजीबोगरीब बात की है, जो रिसेंट अपडेट है कि उसमें ट्यूटर, पेरेंट्स और स्टूडेंट नहीं, ट्यूटर एविडेंसेस पेश करेगा। ट्यूटर की क्या क्रेडिबिलिटी है, किस हिसाब से ट्यूटर करेगा? कोई रजिस्टर्ड ट्यूटर्स हैं उनके पास जो उनको वो करेंगे? कोई एक ठीक, वो स्प्रे। तो इस वजह से कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड ट्यूटर्स हों जिनकी कोई जो कैम्ब्रिज को भेजेंगे और कैम्ब्रिज उनको जैसा भेजेंगे वैसा कंसिडर कर लेगा। तो बेटा अभी इसमें बहुत कुछ अनफोल्ड होना है, यानी जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहे हैं बहुत सारे बच्चे और कुछ हमारे साथी टीचर्स भी इसको पता नहीं क्यों इस तरह समझ रहे हैं कि बस अब तो मजे लग गए, अब तो मैंने जिस बच्चे ने मुझे ज्यादा अच्छा मेरे साथ बिहेव किया और जिसके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है मैं उसको अच्छे ग्रेड दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बेटा, ये कैम्ब्रिज है। इतना आसान नहीं है कि हम इस तरीके से अवॉइड कर दें। हम मेरे पास, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझना बाकी बच्चे। मैं इस स्कूल का नाम लेना सिर्फ इसलिए नहीं कि इसलिए नहीं, ये नहीं समझना कि कोई एक तो ये बच्चे नहीं, मैं बिल्कुल अप्रैल फूल नहीं कर रहा आपके साथ, मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ जो मैं समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग एज ए टीचर। जैसे मेरा मॉर्निंग का जो कॉलेज है लाइसियम स्कूल, वहाँ पे बच्चों के ग्रेड्स को स्टार्ट ऑफ द टर्म से बहुत रिलीजियसली, बहुत तमीज के साथ मेंटेन किया जाता है। बच्चों के पहले टर्म में 3 से 4 असेसमेंट्स होते हैं जो कि रिटन टेस्ट्स होते हैं, उसके अलावा उनके असाइनमेंट्स होते हैं, उसके स्कोर्स होते हैं, और एक प्रॉपर जैसे जूनियर स्कूल में ट्रांसक्रिप्ट होता है ना, पूरा साल सेट होता है, वैसा लाइसियम स्कूल में सेट होता है। उनके पास इस वक्त अगर वो फोरकास्ट देना चाहें, जो हमने फोरकास्ट भेजे भी थे, वो फोरकास्ट बिल्कुल क्लियर हमारे पास, यानी हम भेजते तो हर साल ही थे, वो फोरकास्ट हमारे पास हैं जो उनके प्रीवियस रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन लाइसियम भी ये नहीं चाह रहा कि वो उस फोरकास्ट के ऊपर बच्चों को ग्रेड करे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे जिस जील के साथ, जिस मेहनत के साथ अपना मई जून प्रिपेयर करते हैं, उसके साथ अपने रेगुलर टेस्ट्स को प्रिपेयर नहीं करते। क्योंकि दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज बहुत कम है जो स्कूल ट्रांसक्रिप्ट मांगती हैं, ज्यादातर तो CI ग्रेड्स के ऊपर एडमिशन दे देती हैं। स्कूल ट्रांसक्रिप्ट तो उस वक्त काम आते हैं जब स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल रही हो यूनिवर्सिटीज से। इस वजह से कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने स्कूल ग्रेड्स देखे और मतलब स्कूल ग्रेड के ऊपर अपना ग्रेड बनवा ले। तो इवेंचुअली दो बातें होंगी, या तो बच्चे नवंबर में पुश होंगे एग्जाम देने के लिए, या फिर उनकी एक नई असेसमेंट होगी जो ऑनलाइन या किसी भी तरह की होगी, जो कि एक जैसे गूगल फॉर्म के थ्रू होती है, या सेट का जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है कि क्वेश्चन आया, आपने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन डिसअपियर कर गया, लाइक दैट, इस तरह की कुछ असेसमेंट्स होंगी।
और हम वहाँ पे तो एक मॉड्यूल बना रहे हैं अपने स्कूल में कि उसके लिए एक ऑनलाइन असेसमेंट कर लें। तो ये सारी बात थी। तो बेटा थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा क्लियर हो जाएं। जिस तरह से कुछ हमारे साथी टीचर्स भी समझ रहे थे कि बस अब तो सेट हो गया, मुनासिब हो गया, अब जिस बच्चे को चाहेंगे अच्छा ग्रेड देंगे और जिसको बुरा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इससे बेहतर है एग्जाम ही ना हो। क्योंकि जाहिर है फिर जो कैम्ब्रिज है, अगर वो ऐसे ग्रेड बांटने लग गया तो फिर फर्क क्या रहा किसी और बोर्ड में और कैम्ब्रिज में। इस वजह से ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ यूके में हुआ भी है कि वो स्कूल ग्रेड्स के ऊपर हुआ है, यूके में जो जो उनका लोकल बोर्ड है, जीसीएससी कहते हैं उसको, वो लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन उसको ऑपरेट करता है, उन्होंने किया है ऐसा। लेकिन इसलिए किया है कि उनके पास स्कूल के बच्चों के वीकली टर्म ग्रेड्स होते हैं, यानी टर्म में वीकली ग्रेड्स होते हैं, हर वीक में असेसमेंट होती है, फोर्टनाइटली असेसमेंट होती है और उनके ग्रेड्स होते हैं। तो उनके पास तो बहुत डिटेल्ड असेसमेंट्स होती हैं। तो इस वजह से किया है, ठीक है ना। प्राइवेट वाले बच्चे अभी तक जो समझ आ रहा है मुझे, उनके पास चॉइस नहीं है नवंबर में देने के अलावा कोई, जो अभी तक की अपडेट है। तो देखें, उन्होंने अप्रैल 7 अप्रैल को बोला है कि वो एक नया एक्शन प्लान देंगे, मतलब फर्दर डिटेलिंग करेंगे कि वो किस तरीके से एविडेंसेस रिक्वायर कर रहे हैं। आज एक टीचर भेज दे कि जी मेरे इस बच्चे का बी आना चाहिए, अब वो किस तरीके से एविडेंस देगा। अगर वो चाहता है टेस्ट रिजल्ट देगा तो टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट के जो आंसर स्क्रिप्ट होते हैं, कॉपीज, वो तो बच्चों के पास होती हैं, वो कहाँ से आएंगी टीचर के पास जो पेश करे। फिर क्या कैम्ब्रिज, अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर के पास 400 स्टूडेंट्स हैं और उनके 3-3 टेस्ट हैं, तो क्या 1200 टेस्ट पेपर्स वो इंग्लैंड भेजेगा। इस वजह से हाँ, ऑब्वियसली डेडलाइन बहुत करीब है विड्रॉल की, लेकिन सब इसी तरह से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतना अनसर्टेन हो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स। लेकिन बहरहाल ये अनप्रेसिडेंटेड है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। यूनिवर्सिटीज को ही नहीं पता कि वो अपने टर्म स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं। अभी भी देखे ना, अभी आप अल्लाह बेहतर करे, लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता कि नवंबर में भी हालात बेहतर होंगे या नहीं। तो अभी तो सब कुछ डेड पड़ा हुआ है, हर चीज, हर एक्टिविटी सीज हुई हुई है। तो इस वजह से अभी तो दुनिया भर की, यानी ये मैं पहले भी शायद तुम लोगों को कहा था, ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हेल्थ क्राइसिस है, सबसे बड़ा वाइड स्प्रेड हेल्थ क्राइसिस है। ऐसा जरूर हुआ है कि कैजुअलिटीज इससे ज्यादा हुई हैं, लोग मरे इससे ज्यादा हों, लेकिन इतना स्प्रेड पूरी दुनिया में 199 कंट्रीज अब तक की जो रिपोर्ट है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि ये रोजाना की कंडीशन थी तो इस पे कैम्ब्रिज कुछ एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट में दे दे एक मेथड की जी ऐसा कर लिया जाए। उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है मेथड, और ना हमारे पास कोई ऐसा इसके लिए आंसर है। तो फिर थोड़ा सा रुक जाएं। प्राइवेट वाले बच्चे तो अभी से अपना जहन बना लें नवंबर के लिए, मेरी एडवाइस है। और जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनमें से भी मुझे लगता है कि नवंबर में ही एग्जाम देना ज्यादा सेंस बनाएगा, ऑल्दो वो मुश्किल हो जाएगा A2 के साथ साथ मैनेज करना, बट इससे कम मुश्किल होगा कि आपका फोरकास्ट कुछ वो चला जाए जिसके लिए आप, जिससे बेहतर आपकी कैपेबिलिटी हो। तो फिलहाल रुकते हैं, देखते हैं चीजें और अनफोल्ड होंगी। अभी भी कैम्ब्रिज से करस्पॉन्डेंस कंटिन्यूसली चली रही है। बेटा कंपोजिट कंसोलिडेटेड ए लेवल्स देना या एक साथ ए लेवल्स देना, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि, मैंने तो अपने कॉलेज में भी रेकमेंड किया है कि बच्चों को एएस में ना पेयर कराएं और कंसोलिडेटेड उनको देने दें, यानी जिसको एक्सेल कहते हो आप लोग आम जबान में, हम उसको ऑप्शन कोड ए कहते हैं। यानी ए लेवल्स के बच्चे अपने पांचों पेपर्स एक साथ दे लें A2 में जाके। उस पर एक सवाल उठता है कि जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा मुश्किल भाई, ये क्या बात हुई मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो होगा जब 2 की जगह 5 पेपर्स देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम भी तो 2 साल का मिल रहा है ना, आगे पूरा 1 साल मिल रहा है फर्दर प्रिपरेशन के लिए। तो थोड़ा इस बात को भी तो रियलाइज करें। और ये भी याद रखें कि 2001 में एएस स्टार्ट हुआ है, आज से 19 साल 18 साल पहले एएस स्टार्ट हुआ है। उससे पहले एएस नहीं था, A2 होता था और एक साथ ही सारे पेपर्स 2 साल के बाद बच्चे देते थे। तो वो भी इंसान के बच्चे होते थे और वो भी पेपर दे लेते थे, उनके भी एज आते थे, स्टार्स आते थे। उसका खैर स्टार नहीं होता था। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, वेज निकल आएंगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल क्राइसिस है, सभी झेल रहे हैं, हर तरह का क्राइसिस है, फाइनेंशियल भी है, हेल्थ भी है। तो देखें, अल्लाह मालिक है, जैसा बस दुआ करें कि कुछ बेहतर हो आप लोगों के हक में हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले तुम लोगों के पास बहुत पढ़ने को है, बस याद रखना नोट्स पढ़ना। मैं हैंड वो भेज रहा हूँ, पिक्चर्स भेज रहा हूँ, उनको देखना, बहुत देर तक देखना और उनसे चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश करना, ठीक है ना। आज की क्लास अब तक की वेव्स की क्लासेस की सबसे अहम क्लास थी, ठीक है ना। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज।